हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक सेक्युलरिज्म को पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 की फीचर्स पढ़ लिए हैं। फेडरलिज्म, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, आज हम लास्ट जो की फीचर है हमारी बुक में सेक्युलरिज्म, उसको पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अब देखो सेक्युलरिज्म के बारे में हम यहाँ पे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानेंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा सेक्युलरिज्म के बेस पे है। ठीक है, तो उसमें हम एकदम अच्छे से सेक्युलरिज्म के बारे में जानेंगे। यहाँ हम बस सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन मात्र ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो एक सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पे उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां की जो गवर्नमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती कि हमारी कंट्री का या हमारे स्टेट का एक यही रिलीजन है। ठीक है, वहां पे सारे रिलीजन को एज ए इक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वहां पे पहले सिटीजन को देखा जाता है ना कि रिलीजन को। ठीक है, तो अब सेक्युलर स्टेट का मतलब समझ आ गया। ठीक है, जैसे हमारे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हम कहीं भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखोगे कि हम एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जैसे अब रिलीजियस बुक है, जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, तो ये सब क्या है, नॉन सेक्युलर है। ठीक है, नॉन सेक्युलर बुक है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन के बारे में और उन्हीं को प्रमोट करती है। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म क्यों जरूरी है? देखो जाहिर सी बात है कि भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो और जो बाकी रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, उन लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, उनके साथ लोग अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सारे रिलीजन हमारे लिए इक्वल है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ठीक है, ये हमारी कंट्री कहती है। अब इस चैप्टर का अगर हम देखो कंक्लूजन और रिकैप, मतलब एक रिवीजन देखें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंक्लूजन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर से हमें क्या समझ आया, हमने इतनी सारी चीज पढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर से एक चीज ये समझ आई, अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। मतलब एक कंट्री की जो पास्ट की हिस्ट्री है, ठीक है, कि उसके साथ क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है, वही हमें बताती है कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, जैसे देखो हमने फंडामेंटल राइट क्यों इन्वॉल्व किए, क्योंकि हमें पास्ट से एक सीख मिली कि फंडामेंटल राइट हमारे लिए जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया, हमें पास्ट से एक सीख मिली। ठीक है, कॉलोनियल रूल से हमें सीख मिली थी, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व किए। तो हमें हिस्ट्री से ही सीखने को मिलता है कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, और हम एक कंट्री की एक जो हिस्ट्री होती है वही बताती है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं। उसके अलावा the Constitution also plays a crucial role in laying out the ideals of citizen of the country, including the representative that we elect. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन एक और काम करता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वहां के सिटीजन्स, कोई भी कंट्री के सिटीजन का वो क्या दिखाता है, एक आइडियल, मतलब बेसिकली दिखाता है कि आइडियोलॉजी, वहां के सिटीजन कैसे चाहते हैं कि हमारी कंट्री हो। ठीक है, ये हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया कि वो चाहते थे हमारा एक भारत देश ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इनमें ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, ठीक है, कि वहां के कंट्री के लोग उस कंट्री को ऐसा चाहते हैं। उसके बाद ये भी बताता है कि हाँ हमने जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है वो कैसे होने चाहिए। तो ये सब चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अमेंडेड ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। अब देखो साल दर साल हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया जब 1947 के बाद देखे, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद से अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट बोल सकते हो आप, मॉडिफिकेशन हुए हैं। ठीक है, बदलती बोल सकते हो आप, बदलते टाइम के साथ। ठीक है, क्यों? अब जैसे आप देखो एक पर्टिकुलर आपने लॉ पास किया है, अब आपको लगता है 4-5 साल के बाद कि भाई इस लॉ में एक हल्का सा ये चेंज हो जाए तो हमारी कंट्री में चीजें और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ये कौन करता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, अब जैसे नेपाल में आपने देखा, नेपाल अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से थक चुकी थी, एकदम परेशान थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिमांड की, हाँ उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना चाहिए, और उन्होंने करवाया भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इज ऑल्सो नीडेड टू चेंज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है एज द कंडीशन, एज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, जैसे कंडीशन चेंज होती जाती है वैसे उनके जैसे लोगों की डिमांड होती है कि हाँ भाई ये चीज फॉलो होते आ रही है लेकिन इससे अच्छा ये हो सकता है, तो उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब एक बार अगर हम रिकैप देखें तो हमने देखो सबसे पहले यहाँ पे देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है,
हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स को पढ़ा, जिसमें फेडरलिज्म था हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सेपरेशन ऑफ पावर था, फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बिना झिझक के पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू चैप्टर के साथ।